हेलो दोस्तों, मैं रूपा यादव। आज हम बात करेंगे लंग कार्सिनोमा यानी कि फेफड़ों का कैंसर के बारे में। तो दोस्तों, जिन्होंने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कैंसर जो एक ऐसी बीमारी है जिसे कर्क रोग हिंदी में बोलते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर समय पे इसका पता ना चले तो ये लाइलाज बन जाती है और इसका इलाज नहीं होता। तो इसके बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, जैसे स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज 4 पे कैंसर पहुंच गया तो फिर पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं ना के बराबर। तो पेशेंट के डेथ हो जाती है। तो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे स्पेशली फेफड़े में होने वाले कैंसर पे। ये कैसे होते हैं और इसका कारण क्या है और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि डायग्नोज कैसे करेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर किसे बोलते हैं। कैंसर वो स्टेज है जब आपकी सेल्स का अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है या अनकंट्रोल्ड सेल्स डिवीजन होते हैं। ठीक किसी भी पार्ट्स में या उस पार्ट में आपका कैंसर सेल डेवलप होता है, तो ठीक उसी तरह अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, यानी कि लंग की हम बात करें, यानी कि तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ इपिथेलियल सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज लंग कैंसर। क्लियर? और ये मेनली इसके दो कैटेगरीज होते हैं। एक तो आपका स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर या कार्सिनोमा भी हम बोल सकते हैं, SCLC, और इसे NSCLC इन नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो फ्रेंड, लंग कैंसर आपको पता है कि बहुत ही डेंजर बीमारी है। इससे यह है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डेथ कैंसर की वजह से होती है, और स्पेशली हम बात करेंगे तो लंग कैंसर भी बहुत सारी आपको डेथ वर्ल्ड में होती है। तो जर्नल के अकॉर्डिंग अगर हम यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो 2020 में अराउंड 2,28,820 न्यू केसेस पाए गए लंग कैंसर के, जिनमें से 1,35,720 पेशेंट की डेथ हो चुकी है। तो ये डाटा एक जर्नल यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग है। तो हम इंडिया की अगर बात करें तो 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग 70,275 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में लंग कैंसर के। तो अगर हम उसी ईयर की बात करें तो अराउंड 48,000 केसेस में डेथ केसेस थे। तो आप इस डाटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है लंग कैंसर। नाउ we are discuss about causes. Lung major cause of this cancer is smoking. तंबाकू, क्योंकि तंबाकू लगभग 73 कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, जिनके कारण 80 to 90% फेफड़े की कैंसर होती है। तंबाकू न करने वाले 10 to 15% फेफड़े की कैंसर से सफ़र करते हैं, और ये मामले अक्सर जीन म्यूटेशन कारक रेडोन गैस, एस्बेस्टोस और एयर पॉल्यूशन के संयोजन से अप्रत्यक्ष रूप में धूम्रपान से होते हैं। चेस्ट के रेडियोग्राफ और कंप्यूटर से टेमोग्राफी स्कैन द्वारा फेफड़े के कैंसर को देखा जा सकता है, यानी कि CT स्कैन के थ्रू हम देख सकते हैं। इनकी कन्फर्मेशन के लिए हम बायोप्सी के द्वारा कर सकते हैं, जो कि ब्रोंकोस्कोपी द्वारा किया जाता है, या CT स्कैन के द्वारा देखा जा सकता है। पेशेंट में समग्र स्वास्थ्य ट्रीटमेंट और
लंबे समय के परिणाम, कैंसर के प्रकार, स्टेज यानी लेवल ऑफ स्प्रेडिंग तथा प्रदर्शन स्थिति मेजर किए गए हैं। पेशेंट के समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। कोई भी साधारण ट्रीटमेंट में सर्जरीज, केमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी से भी होता है। NSCLC का ट्रीटमेंट कभी कभार सर्जरीज के थ्रू किया जाता है, जबकि SCLC की ट्रीटमेंट केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। पूरे देश में हम बात करें तो मेल्स या फीमेल्स में फेफड़े का कैंसर या कैंसर से होने वाले डेथ में सबसे कॉमन रीजन लंग कैंसर है, और यह 2008 से 1.38 मिलियन मौतें का कारण था। स्मोकिंग टबाकू में बेंजोएपायरीन है, NNK, 1,3-ब्यूटाडाइन, रेडियो आइसोटॉप्स ऑफ पोलिनियम या पेलिनियम 210, और कैंसर कॉजिंग एजेंट है। कार्सिनोजेन जो तंबाकू में प्रेजेंट रहता है। बहुत आदमी ये जानते हुए कि सिगरेट स्मोक करने से लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी करते हैं, राइट। और हेल्थ अवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं करना चाहिए। लंग कैंसर का मेजर काउज है जो सिगरेट स्मोक करने से या बीड़ी स्मोक करने से, जिनमें से टबाकू प्रेजेंट या लंग कैंसर होता है, वो स्मोक करने से होता है। जो इतना जो खतरनाक है हमारे लंग के लिए, वो टबाकू में प्रेजेंट रहते हैं। एस्बेस्टस जो सिलिकेट मिनरल होते हैं, इसकी वजह से जो लंग कैंसर हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ये पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ याद रखने की ज़रूरत है। तो कोई इंडिविजुअल तंबाकू स्मोकर करता है या स्मोक करता है तो टबाकू इंटेक करता है, और एस्बेस्टस की एंट्री भी बॉडी में हो रही है, या इंटेक कह सकते हैं। तो ये उस इंडिविजुअल में एक मुहावरा सुना ही होगा आप सबों ने कि आग में घी डालना, जो ये यहाँ फॉलो कर रही है, जिससे हम साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट यानी कि ये टबाकू स्मोकिंग के साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट को वो और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि लंग कैंसर होने की चांसेस और भी बढ़ जाती है। जब एस्बेस्टोस और टबाकू मिल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। क्लियर? तो इसे बहुत ज़्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर लंग कैंसर एक बार डेवलप्ड हो जाए तो वो बहुत रेपिडली और तेज़ी से मेटास्टेसाइज करता है। यहाँ मेटास्टेसाइज का मतलब यह है कि आसपास के यहाँ जितने भी स्ट्रक्चर ऑर्गन हैं, जितने भी हैं, उनमें से तेज़ी से फैलने लगता है, जिसको हम सेकेंडरी ट्यूमर्स या सेकेंडरी कार्सिनोमा भी बोल सकते हैं। तो आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनमें बहुत तेज़ी से फैलने लगता है, मेटास्टेसाइज होने लगता है, जिसे तो जैसे आपके मेडियस्टर्नम और हाइलर लिम्फ नोड हैं, इसमें फैल जाता है। लंग प्लूरा में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में भी फैल सकता है, लिवर में भी जा सकता है, एड्रीनल ग्लैंड में, ब्रेन और बोन में भी ये मेटास्टेसाइज हो जाता है या हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर कंडीशन। लंग कैंसर की दो कैटेगरीज हैं, एक तो आपका SCLC और NSCLC की बात करें तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, कि ये आपका फास्ट ग्रोइंग होता है, बहुत क्विकली मेटास्टेसाइज करता है, और स्टेजिंग और स्ट्रांगली ये स्मोकिंग सेल एसोसिएटेड होता है, यानी कि ये स्मोक करने की वजह से ही ज़्यादातर होता है, यानी कि मेजर काउज वो है स्मोकिंग, टबाकू स्मोकिंग के वजह से। और ये आपका ब्रोंकस, जो मेन ब्रोंकस होता है आपके लंग में, मेन ब्रोंकस, ठीक है, वहाँ उस साइट में ज़्यादातर ये डेवलप होता है, और जो
ट्यूमर बनेगा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में जो ट्यूमर आपके डेवलप होते हैं, वो ट्यूमर सेल्स आपके कभी कभी कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और जिसकी वजह से एक सिंड्रोम आपका डेवलप होता है, जिसे हम बोलते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें पेशेंट का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि जो वॉकिंग बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक तरीके से, ठीक उसी तरीके से वॉक नहीं कर पाता, स्वेलिंग नहीं कर पाता, खाना खाने में उसे प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ मसल्स इन कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लॉस ऑफ मसल्स टोन और मसल्स वीकनेस हो जाती है। और इसके अलावा उनके बोलने में भी दिक्कतें आने लगती है। इन सारी चीज़ें पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में होती है। हार्मोन में जैसे एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होता है, जो रिलीज में ऑफ कॉर्टिसोल ऑफ काउच करती है, ACTH हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज में इंक्रीजमेंट आती है, उसके अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर यानी कि BP में भी बढ़ जाती है। ACTH के अलावा एंटी डायरेटिक हार्मोन भी आपका रिलीज होता है। कभी कभी कुछ ट्यूमर सेल इसको जाता है, जैसे BP बढ़ जाता है और यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। कभी कभी ट्यूमर सेल आपकी कुछ ऑटो एंटीबायोटिक्स बॉडीज़ भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हो जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन आ जाती है। जो आपके न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैम्बर्ट एटन माइथेनिक सिंड्रोम। इसमें पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है, पेशेंट के जो मसल्स होती है वो बहुत सारी ज़्यादा वीक हो जाती है, वॉकिंग में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत थकान महसूस करता है, और आई लिड ड्रूपिंग हो जाता है, यानी कि उसके आई की जो पलकें ऊपर के वो नीचे की ओर झुकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपको नींद की झपकी आ रही है, और इस तरह की हर टाइम आई लिड जो है इस तरह से ड्रॉप हो जाती है, झुक जाती है नीचे की ओर। इसके अलावा हर वक्त आपका मुंह सूखना या सूखा सूखा सा फील करते हैं, और बोलने में प्रॉब्लम होती है, ट्रबल इन स्पीकिंग एंड स्वेलिंग ऑल्सो, निगलने में भी दिक्कतें आती है या परेशानियां बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, या एक सिंड्रोम है जो कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लैम्बर्ट एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम की बात करें तो NLSC की नन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की बात करें तो इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 सब कैटेगरीज में। तो पहला आपका एडिनोकार्सिनोमा है। एडिनोकार्सिनोमा दोस्तों पेरिफेरल टिश्यू में होता है, लंग्स की जो बाहरी टिश्यूज़ होती है, पेरिफेरल टिश्यूज़, उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है। एडिनोकार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा का जो काउज़ है वो फ्रेंड्स स्मोकिंग की वजह से नहीं होता, स्मोकिंग के अलावा वो फर्दर काउजेज होते हैं, जैसे आपको बहुत कुछ आपकी कुछ रेडॉन गैस, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, या एयर पॉल्यूशन, इनकी वजह से ये होता है। तो एडिनोकार्सिनोमा जो स्मोकर होते हैं उनमें कम होता है, यानी स्मोकर के अलावा भी जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें जो लंग कार्सिनोमा हो रही है वो है एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा जो सेकेंड सब कैटेगरीज हैं वो है स्क्वामस सेल
कार्सिनोमा यानी कि लंग के सेंट्रल पार्ट पे होता है। सेंटर ऑफ द लंग जिसे बोलते हैं वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और जो थर्ड कैटेगरीज हैं दैट इज लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये अनडिफरेंशिएटेड टाइप है क्योंकि ये दोनों में हो सकता है। आपका पेरिफेरल टिश्यू हो सकता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लंग में भी ये हो सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा हो सकता है ये। तो ये दो कैटेगरीज आपको लंग कैंसर की। Now, if you talk about the symptom of lung cancer, the symptom of the lung cancer depend on the size and its location of the cancer or a tumor. तो फ्रेंड, जब भी लंग कैंसर आपका होता है तो कैंसर की कंडीशन जब भी आती है तो आपको जो इम्यून सिस्टम है बॉडी की, जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट करता है। जिसे इम्यून सिस्टम आपका, तो कुछ फैक्टर्स आपके रिलीज होते हैं, कुछ के केमिकल फैक्टर्स आपके रिलीज होते हैं, जिनमें से आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, अल्फा इंटरल्यूजन फर्स्ट और इंटरल्यूकन 6 आपके कॉमनली आपके रिलीज होते हैं, जो क्या काउज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, फीवर डेवलप होते हैं, नाइट स्वेटिंग होता है, और कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो आपके डेवलप होते हैं। इनिशियली जो डेवलप होते हैं जो डेवलप होते हैं और जो नाइट स्वेटिंग होती है, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो आपके डेवलप होते हैं और इनिशियली जो डेवलप हो रहे हैं जब आपका कैंसर शुरू हो रही होती है, जब ट्यूमर आपका एयरवे नहीं पास कर पा रही या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि आपके श्वास नली में ब्लॉकेज आ रही है या कर रहा है, तो कफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, यानी कि सांस लेने में कठिनाइयाँ हो सकती है, और निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम और निमोनिया की कंडीशन बन सकती है। जब ट्यूमर आपका एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और ट्यूमर अगर आपके नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, जो आपके लंग्स से होते हुए गुजर रही है या गुजरती है, तो उनको अगर कंप्रेस करता है तो चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है चेस्ट में, और वॉइस आपकी चेंज हो जाती है या वॉइस में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो चेंजेस इन वॉइस कब, जब आपकी लैरेंजियल नर्व की कंप्रेशन होता है और आपकी फेरेनिक नर्व अगर कंप्रेस हो रही है तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आपको होती है। बाय फेरेंजियल नर्व कंप्रेशन की वजह से सांस लेने में दिक्कतें आती है, और अगर ट्यूमर आपके ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर रहा है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो नियर लंग, जैसे कि आपके सुपीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा अगर कंप्रेस अगर हो रहा है तो क्या होगा, बैक ऑफ ब्लड आपका बैक फ्लो करने लगता है, यानी कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी। ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे आपका फेशियल स्वेलिंग आ जाती है, फेस में स्वेलिंग होने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि अगर आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर ब्लॉकेज हो गया है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, तो आपको बहुत ताकत लगानी होती है लेकिन सांस नहीं जाती, तो इसमें दिक्कतें होने स्टार्ट हो जाती है। तो डायग्नोसिस की बात करें तो बहुत तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं लंग कैंसर को, जैसे चेस्ट एक्सरे के थ्रू, जिसमें आपको क्या होता है कि आप एक्सरे फिल्म को देखेंगे तो उसमें कुछ क्वाइनसेप्स लेजेंड्स आपको विजिबल होते हैं, जैसे कि आपके चेस्ट सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। उस फिल्म में नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स दिखते हैं उसमें। इसके अलावा इस तरह के जो फाइंडिंग्स होते हैं वो हमें किसी इन्फेक्शंस कंडीशंस में भी देखने को मिलती है। तो कंफर्म करने के लिए हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू। आप टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसके अलावा FNAC कर सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी हम कर सकते हैं, जो हमें हिस्टोपैथोलॉजी डायग्नोसिस बताती है। इसमें जो कैंसरस सेल हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्यूमर सेल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह से डायग्नोसिस की जाती है। तो दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लंग कैंसर का ये वेरी करता है कि आपकी लंग कैंसर की कैटेगरी कौन सी है, आप कौन से स्टेजेस में हो, कौन सा स्टेज में हो, या जो ट्रीटमेंट है उस पे डिपेंड करता है। तो कुछ ट्रीटमेंट हैं जैसे कि सर्जरी, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा ट्यूमर एरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। I hope you enjoy my video. Thank you for watching this video.